आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आपको याद होगा जब हम वुड पैकर से बात कर रहे थे तो मैंने एक बात बताई थी कि एक की स्टोन स्पीशीज होती है और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम किसी दिन की स्टोन स्पीशीज के ऊपर बात करेंगे। तो की स्टोन स्पीशीज क्या होती हैं? की स्टोन स्पीशीज समझने से पहले हमें समझना होगा कि की स्टोन क्या होता है ना। ये एक आर्किटेक्चरल वर्ड है। वैसे जैसे आप यहाँ पे एक गेट देख रहे हैं, है ना, इसमें ये पत्थर भी लगा है, ये भी लगा है, पर ये जो पत्थर है अगर ये हटा दिया जाए तो ये पूरा आर्क गिर जाएगा, है ना। तो ये जो है ये की स्टोन कहलाता है। इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा नहीं होता, पर ये पूरी स्ट्रक्चर को रोक के रखा रहता है। इसके बिना ये पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, है ना। तो इसको बोला जाता है की स्टोन। मतलब ये कुंजी वाला मेन पत्थर है। कॉर्नर स्टोन भी बोल देते हैं कई जगह, पर ये की स्टोन हम इसको बोलते हैं। ये की स्टोन होता है। और ये जो टर्म है की स्टोन, ये इसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो प्रोफेसर थे जिसने इस वर्ड को सबसे पहले लाए सामने, स्टडी किया। आर्किटेक्चरल टर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसे अब जियोलॉजी में बात कर रहे हैं। जो हमारा जीवित जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो उसमें रॉबर्ट टी पेन नाम का एक व्यक्ति था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन अमेरिका में 1969 में इन्होंने ये वर्ड टर्म किया कि भाई एक स्पीसीज ऐसी होती है जो कि जिसके ऊपर पूरा पर्यावरण रुका होता है उस इलाके का, है ना। उसको बोला की स्टोन स्पीसीज। तो ये एक प्रोफेसर थे रॉबर्ट टी पेन, इसको याद रखना। जो जो जूलॉजी में है या कुछ ऐसे बच्चे हैं उनको याद रखना चाहिए। की स्टोन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करने वाले रॉबर्ट टी पेन ये प्रोफेसर थे। तो की स्टोन स्पीसीज की जब हम बात करते हैं पर्यावरण में, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर पूरा पर्यावरण टिका होता है ना। वो हमें लगे ना, महसूस ना हो कि भैया ये कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम आगे अब देखेंगे, एग्जांपल्स में देखेंगे कि बहुत से ऐसे स्पीशीज थे जिनको हमने बड़ा लाइटली लिया, है ना। हमने सोचा इसकी कोई जरूरत नहीं है, और उससे हमें कितना नुकसान हुआ आगे चल के वो हम देखेंगे। क्योंकि इसके बिना हम देखते हैं कि पूरा जो एनवायरनमेंट है वो एकदम या तो बदल जाएगा या एकदम कोलैप्स ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या तो एकदम चेंज हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, या फिर बंद हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसको बोला गया की स्टोन स्पीसीज है। तो ये एक तरह से जैसे ये डोमिनो इफेक्ट होता है। अगर आपने एक छोटी सी, आपको लग रहा है कि छोटी सी स्पीसीज है या इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको आपने गिराने की कोशिश करी, तो आप नहीं जानते कि उसका इफेक्ट कितना बड़ा होगा। ये पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। तो ये डोमिनो इफेक्ट का एक कारण हो सकता है। जैसे हमने बिल्डिंग में भी देखा, अगर आप वो एक कॉर्नर स्टोन उठा देंगे, हटा देंगे, जो की स्टोन है उसको हटा देंगे, तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए जैसे ये एक तरह से इसको भी डोमिनो इफेक्ट देता है अगर हम उस स्पीसीज को, उस पर्टिकुलर प्राणी को उस पर्यावरण में से हटा देते हैं। तो ज्यादातर ये जो है इसको हम देखेंगे, ये की स्टोन जो है ये एक पर्यावरण को संभालने वाला तो होता ही है, और इसके बिना बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाता है। तो ये ज्यादातर जो है प्राणी हो, पेड़ भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, जम पानी के अंदर वाले प्राणी भी हो सकते हैं, अपने अपने पर्यावरण के लिए सब इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि ज्यादातर जो हम मानते हैं कि भैया ये की स्टोन स्पीसीज कौन सी होंगी, तो हम कहेंगे भैया जो परभक्षी हैं, सबसे फूड चेन के सबसे ऊपर जो है। जैसे जंगल में शेर हो गया, पानी में शार्क मछली हो गई, है ना। इस तरह से हम कहेंगे, या आकाश में हम बात करें तो चील हो गई। हम कहेंगे भाई ये जो है सबसे बड़ा ये की स्टोन स्पीसीज है। पर ऐसा नहीं है, एक छोटा सा प्राणी भी बहुत बड़ा उसका की स्टोन का काम कर सकता है। और इसके ऊपर हम देखेंगे कि आप देखेंगे कि भाई छोटे से प्राणी के ऊपर इतनी बातचीत हो रही। जैसे हमारे देश में टाइगर के ऊपर बड़ा जोर है, सेव द टाइगर, ये करो, टाइगर को बचाओ, है ना। बहुत बातें होती हैं उसके ऊपर, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं। और आप सोचते होंगे भैया इतना ध्यान क्यों दे रहे टाइगर के ऊपर, टाइगर खत्म हो जाएगा क्या फर्क पड़ जाएगा ना। पर उसका ये, अब आप जब आप इसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। वो एक की स्टोन स्पीसीज है, उसके हटने से पूरा जंगल कोलैप्स हो सकता है आपका, है ना। अब हम इसको देखेंगे आगे चल के कि ये जो है, ये आपको मैंने बताया कि ये कुछ जैसे पानी के अंदर, ये आपको मैंने स्टारफिश दिखा रहा हूँ अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है को एग्जिस्टेंस के लिए। अगर ये हट गई तो बाकी जो प्राणी हैं उनका एग्जिस्टेंस बहुत
मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि इनका काम कंपटीशन को रिड्यूस करना है ना। जो जंग पानी के अंदर कंपटीशन है जगह के लिए, खाने के लिए, उसको ये बैलेंस बना के रखती है। आप कहेंगे छोटी सी मछली, ये तो स्टारफिश है, ना इसकी आंखें हैं ना इसका कुछ है, ये कैसे एक इतना इंपॉर्टेंट स्पीसीज हो सकती है? तो हम इसको आगे देखेंगे। जैसे कि अब हम सबसे पहले स्टारफिश का ही उदाहरण ले लेते हैं। अगर ये स्पीशीज ना हो, है, तो ये जो पानी के अंदर आप देखेंगे कि जो मसल्स होते हैं, मसल्स मतलब सीपियां, है ना, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा आगे, जो सीपियां होती हैं, शंख होते हैं, बार्निकल्स होते हैं, ये जो पानी के अंदर होते हैं, अगर ये स्टारफिश ना हो तो ये उन इतना जबरदस्त तरीके से वो बढ़ जाएंगे कि बाकी सारी चीजें पानी के अंदर जो भी और जितने भी चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। जो और बायोडाइवर्सिटी है वो लगभग आधी तो एक साल के अंदर ही खत्म हो जाएगी। तो इस छोटी सी मछली का, ये स्टारफिश का कितना बड़ा रोल है ना। जैसे समुद्र के अंदर आप जाएंगे तो आपको ये शंख मिलेगा, या आपको छोटे और प्राणी मिलेंगे, सीपियां मिलेंगी, है ना, और ये शंख मिलेंगे। और अगर ये स्टारफिश ना हो तो ये सब खत्म हो जाएंगे, है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ इसका, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे कि कैसे एक रिसर्च करी गई जिसमें कि स्टारफिश को एक पॉन्ड के अंदर, कुछ पॉन्ड देखे उन्होंने, उन पॉन्ड्स के अंदर से जितने भी स्टारफिश थी उसमें आने नहीं दिया उनको। जैसी आती थी बाहर फेंक देते, जैसी आती थी बाहर फेंक देते थे। और उन्होंने कुछ सालों के बाद, तकरीबन 8 साल तक इस काम को किया, और उन्होंने क्या पाया वो आप इसमें देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक स्टारफिश ना होने से बाकी सारे प्राणी खत्म हो गए, और एक प्राणी ने सब कुछ कवर कर लिया, बाकी सब प्राणियों की जगह खत्म कर दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिर समझ में आया कि ये छोटी सी स्टारफिश जो है, छोटी सी बोल रहा हूं मैं, छोटी सी नहीं, कुछ तो 1-1 मीटर की भी होती है ना, कुछ अलग अलग बड़ी बड़ी भी होती हैं, पर ये स्टारफिश एज अ होल हम देख रहे हैं कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप इसमें देखिएगा। For Bob, the tide pool is a natural laboratory. There are hunters and filter feeders, scavengers, and plants giving food and shelter. And among the mussels and barnacles, anemones and snails, a large predator lurks. Despite appearances, starfish are skilled hunters. ये आपको इसमें बता रहा हूं मैं कि ये एक समुद्र के अंदर इन्होंने रिसर्च करी है, और ये देखा गया कि ये जो हम सोचते हैं कि स्टारफिश तो कुछ नहीं है, पर ये बड़ी जबरदस्त एक शिकारी चीज है। इसकी हर एक हाथ, हर एक में जो आप ये टेंटिकल्स देख रहे हैं, एक अलग सेंस ऑर्गन है, वो इंडिविजुअली पूरा काम कर सकता है। हर एक हाथ अपना अलग काम कर सकता है, वो टेस्ट कर सकता है इसमें, और उसमें उसको किधर जाना है किधर नहीं जाना, सारा ये सेंस कर सकता है। तो इन्होंने इस स्टारफिश को रिसर्च करी है। Each of their arms carry eye-like sensors. Starfish use their tube feet to pursue prey. They can pry open mussels, devouring them in their shells. Here, Payne conducts one of the simplest experiments in the history of biology. He removes starfish from one tide pool while leaving them in another. Month after month, Payne returns, clearing out starfish, and he sees the tide pool changing. There are more mussels, but less of everything else. Eight years later, the impact is dramatic. The mussels are all that remain. अब
अब ये 8 साल तक ये जो साइंटिस्ट था यही काम करता रहा कि एक कुछ पूल के अंदर जब भी स्टारफिश आती थी हर महीने आता रहता था और उसको निकाल के दूसरी जगह पानी में डाल देता था। 8 साल के बाद ये देखा गया, अब यहाँ देख रहे हैं आपको, पहले मैंने दिखाया था समुद्र का सीन था, उसमें दूसरे प्राणी थे, घास भी थी और दूसरी मछलियां थी, श्रिम्प थे, सब थे। और आप यहाँ देख रहे हैं अब इन सीपियों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि ये सीपियों को कौन खाता था? वो स्टारफिश खाती थी। अब स्टारफिश जो इसका मेन प्रेडिटर था, जो खाने वाला था, उसको आपने हटा दिया। अब ये इतना फैल गई कि अब यहाँ पे इस पर्यावरण में और कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ ये सीपियां बची। इससे साबित होता है कि स्टारफिश कितना इंपॉर्टेंट है इस पर्यावरण That के लिए। indicates that the starfish have been preventing the mussels from taking over. The predator maintains the entire community from the top down. ये सारे प्राणी जितने भी छोटे आपको दिख रहे हैं, ये सब इस स्टारफिश ने रेगुलेट किया हुआ था। रेगुलेट मतलब इसने सबको बैलेंस बना के रखा था, किसी चीज को ज्यादा एक दूसरे पे हावी होने से बचा के रखा हुआ था। Without them, it all falls apart. तो हमने देखा कि कैसे ये स्टारफिश जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है? एक उदाहरण मैंने दिया कि एक स्टारफिश अगर आपने हटा दी तो पूरा पर्यावरण, नदी, समुद्र का जो था वो खत्म हो गया, उसमें सब एक ही प्राणी रह गया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो कीस्टोन स्पीसीज होती हैं ये कितने तरीके से काम करती हैं, किस किस तरीके की होती हैं, है ना? तो मेनली 3 टाइप की इनको माना है, कोई 4 भी बोलता है, मैं उसको भी दिखा दूंगा चौथा कौन सा है, पर ज्यादातर जो है 3 माने गए हैं। एक तो है जो प्रेडेटर्स हैं, यानी शिकार करते हैं, जैसे आप यहाँ पे सब देख रहे हैं, शेर, चील, भेड़िया, भालू है और क्रोकोडाइल है ना, किलर वेल है, और एक इंसेक्ट भी आपको दिखाया गया है, सांप है। ये सब जो है ये प्रेडेटर्स हैं, दूसरे को मार के खाने वाले। दूसरे होते हैं जो इकोसिस्टम में इंजीनियरों का काम करते हैं, जो चीजों को बनाते हैं, है ना, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर पूरा एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। तीसरा होता है म्यूचुअलिस्ट वाला। म्यूचुअलिस्ट कौन से होते हैं? जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जो बहुत ज्यादा उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, है ना, कि भैया चलो ये नहीं है तो ये चल जाए, नहीं, उसके बिना वो स्पीसीज खत्म ही हो जाएगी। उसके अगर वो प्राणी हट गया तो वो दूसरी स्पीसीज उसका दी एंड हो जाएगा। तो हम ऐसी चीजों को आज देखेंगे। सबसे पहले हम प्रेडिटर्स को देखते हैं, प्रेडिटर्स के बारे में देखते जाएंगे। तो प्रेडिटर्स के बारे में अगर हम देखें तो ये एक तरह से, इसमें आपको ज्यादा बताने की कोई ऐसी बात है नहीं, आप समझदार हैं, वैसे भी समझ गए होंगे कि ये एक किसी भी एक स्पीसीज को बढ़ने से, अगर जंगल में शेर खत्म हो गए तो हिरन ही हिरन हो जाएंगे, हिरणों को मारने वाला कोई होगा नहीं, और हिरन जो है पूरे घास खा जाएंगे, जंगल बर्बाद हो जाएगा। तो ये एक तरह से क्या करेंगे, ये उसको बैलेंस बना के रखेंगे, उसको स्पीसीज को डोमिनेट नहीं करने देंगे, है ना। उस पर्यावरण के अंदर एक बैलेंस रहेगा, कोई भी स्पीसीज डोमिनेटिंग स्पीसीज नहीं हो जाएगी जो कि सब कुछ खराब कर दे। तो एक तरह से हमने यहाँ पे देखा ये को एग्जिस्टेंस के लिए, साथ में एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर रहने के लिए ये प्रेडिटरी स्पीसीज जो है इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम उदाहरण लेते हैं जैसे ग्रिजली बेयर का, है ना। आप कहेंगे ये ग्रिजली बेयर कहाँ मिलता है? ये हमारे अमेरिका में और जो अलास्का के साइड में ये वाला भालू होता है। हमारे देश में हिमालयन बेयर है, दूसरे बेयर हैं, फिर ये ग्रिजली बेयर जो होता है ये वहां मिलता है, और ये कीस्टोन स्पीसीज है। अब ये कैसे है ये मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये जंगल के अंदर जंगल को भी रिच करता है, जंगल की को फर्टिलिटी बना के रखता है, और नदी के अंदर भी बैलेंस बना के रखता है। कैसे बनाता है? ये पहली बात तो क्या करता है, जब भी इसका मेन शिकार है ये बड़े भालू, ये हिरन और ये सब, तो इसके हाथ में आ जाता है तो मार देता है, कोई बात नहीं। पर इसका मेन अगर हम कहें तो ये वैसे तो फल फूल भी खाता है, बेरीज खाता है, जड़ियां खाता है, और मेन इसका जो भोजन है ये सालमन मछली खाता है। तो इसका हाइबरनेशन से जब उठता है उसी टाइम होता है जब सालमन मछली समुद्र से वापस अंडे देने के लिए अपनी जिस नदी में पैदा हुई थी, मैंने आपको दिखाया था पहले भी, जहां पैदा हुई थी वहीं आती है कूद कूद के, और जब ये वहां आती है तो वहां आके अंडे देती है। तो बीच में ये भालू जो है उसको
उसका शिकार करने के लिए वहां पे रहता है। और इसका ये क्या करता है, जब भालू इसको पकड़ता है, कुछ को खा लेता है, कुछ को लेके आराम से खाने के लिए जंगल में चला जाता है, और वहां पे इनकी हड्डियों को, बचे हुए हिस्से को छोड़ देता है, जो कि बड़ा एक रिच है। अब कहेंगे एक भालू कितनी मछली ले जाता होगा, पर भालू भी बहुत सारे हैं और बहुत सारी मछलियां लेके जाता है। एक ही मछली नहीं लेके जाता, बहुत सारी मछलियां लेके जाता है, एक एक करके जाता रहता है। तो ये इससे क्या होता है, वहां की जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस हड्डियों में होता है ना, कैल्शियम, उससे ये इससे क्या होता है, पूरा वहां पे जो पेड़ पौधे हैं उनको बहुत अच्छी मजबूत, जैसे अगर आप जो बागबानी करते हैं आपको पता होगा कि अगर आपके पौधे कमजोर हो रहे हैं और उनके पत्ते मुरझा रहे हैं और वो आप देखते हैं, तो माली कहता है साहब इसके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है, इसमें आप कुछ फास्फोरस डालिए इसकी जड़ में, तो ये पेड़ मजबूत होगा। जैसे इंसान की हड्डियां कमजोर होती हैं, पेड़ भी कमजोर हो जाता है अगर उसमें कैल्शियम ना हो। तो ये काम ग्रिजली बेयर करते हैं, एक जंगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज हो गई। दूसरी बात क्या करते हैं, जब ये बेरीज को खोदते हैं या अपने लिए वहां से उसमें से जड़ियां निकाल निकाल के खाता है, तो पूरी मिट्टी को खोद देता है। जब खोदता है तो हम जैसे गुड़ाई करते हैं अपने पौधों की, ये एक तरह से जंगल की गुड़ाई करता है, और उसमें हवा लगती है, उसमें जो हवा लगती है तो उसमें जो दूसरी जो वो फर्टिलिटी उस जमीन की बढ़ जाती है। तो एक तरह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये क्या करता है, नदी के अंदर सॉल्मन मछली को अगर ये ना हो तो बहुत सारी सॉल्मन मछली हो जाएंगी, और जब बहुत सारी हो जाएंगी तो ये जहां पे इनको अंडे देना है वहां की पॉपुलेशन जो है वो ओवर हो जाएगी, और जब बच्चे निकलेंगे वो जिस चीज को खाएंगे, सीवीड्स को खाएंगे, वो पूरा इकोसिस्टम जो है बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा एक बैलेंस बना के रखता है। हमें लगता है कि ये क्या करता होगा इतना खा, दो चार मछली खा के क्या, पर ये बहुत सारी मछली खा लेते हैं और एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बना के रखते हैं। अगर पोलार बेयर, ये ग्रिजली बेयर ना हुआ तो ये सालमन मछली की जो मजबूती है, क्योंकि सारी पहुंच जाएंगी, है ना, जो मजबूत है उसके साथ कमजोर भी पहुंच जाएंगी, बीमार भी पहुंच जाएंगी, जो नहीं जंप कर पा रही थी, थोड़ा थोड़ा कूद रही थी, वो भी पहुंच जाएगी, और एक कमजोर नस्ल वहां पे पैदा हो जाएगी, है ना। तो ग्रिजली बेयर क्या करते हैं, सिर्फ जो मजबूत हैं, जो स्विफ्ट है, तेज है, ताकतवर है, वो तो इसके हाथ से निकल जाती हैं, और जो कमजोर हैं और हल्की हैं वो इसके मुंह में आ जाती हैं। तो इस तरह से ये इस नदी के अंदर अच्छी सालमन मछली का बैलेंस बना के रखने के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा क्या करता है ग्रिजली बेयर, जैसे मैंने आपको बताया हिरन, और वहां पे एल्क है, मूस है, और दूसरे तरीके के जो हिरन है उनका भी शिकार करता है, जिससे क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है ना। अगर नहीं तो ये क्या होगा, पूरा जंगल में हिरन ही हिरन हो जाएंगे। वैसे तो भालू भी वहां पे, वुल्फ भी होते हैं, पर ग्रिजली बेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एक मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक की स्टोन स्पीसीज है। अब हम थोड़ा समुद्र के अंदर चलते हैं, है ना, शार्क को देखते हैं। हमने जमीन के दो उदाहरण देखे, शेर को देखा हमने, और ये प्रेडिटर्स की अभी हम बात कर रहे हैं जो शिकार करके करते हैं। तो शार्क जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक समुद्र का प्राणी है। बिना शार्क के समुद्र ऐसे हो जाएगा जैसे कि जंगल में बिना शेर का हाल होता है ना। ये देखा गया कि जब शार्क की पॉपुलेशन थोड़ी कम होने लगी तो समुद्र के किनारे जो सी ग्रास होती है, मैंने आपको बताया था सी ग्रास संसार में हम जितने, हमारा अमेजन जंगल जितनी ऑक्सीजन देता है, जितना सब देता, उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, ये सी ग्रास ले लेती है ना। और कैल्प जो होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, एक तरीके की घास होती है जो लंबी लंबी होती है, वो भी आगे देखेंगे। ये सारे इसको जंगल है, ये पानी के अंदर के जंगल है, समुद्र के अंदर के जंगल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखा गया अगर शार्क हट जाती है, शार्क को हम हटा देते हैं, तो वो ग्रास खत्म हो जाती है, उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है, उसकी क्वांटिटी कम भी हो जाती है, और क्या होता है वहां पे एकदम बैलेंस बिगड़ जाता है ना। समुद्र का हम कहेंगे शार्क तो बड़ी खतरनाक है, ये तो दूसरी मछलियों को खा जाती है, अगर शार्क ना हो तो मछलियां अच्छी हो जाएंगी, बल्कि उल्टा हो जाता है। अगर आपने शार्क हटा दी तो उन मछलियों की पॉपुलेशन कम हो जाती है। ये भी एक अद्भुत बात देखी गई है ना। वो जंगल में अगर समुद्र में से आपने शार्क हटा दी तो मछलियों की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। बड़ी अद्भुत बात है, ये देखा गया।
और ये जो ये क्या करता है, इसका मेन भोजन जो है इस शार्क मछली का, समुद्र के किनारे में जब आती है तो ये टॉर्टॉइज, ये टर्टल्स होते हैं, टॉर्टॉइज नहीं बोलते इसको, टर्टल बोलते हैं। टॉर्टॉइज और टर्टल में फर्क है। टॉर्टॉइज आप देखते हैं जो जमीन पे चलता है, जिसके अगले पैर में भी नाखून होते हैं, पर जो टर्टल होता है ये चिकना होता है और इसके अगले हाथ फ्लिपर्स की तरह होते हैं, तो ये टर्टल है, टॉर्टॉइज नहीं है। तो ये टर्टल इसका मेन भोजन है। और टर्टल का मेन भोजन क्या है? ये सी ग्रास है। अगर हमने शार्क की पॉपुलेशन को कम कर दिया तो हम देखेंगे कि समुद्र के किनारे की घास अनरेगुलेटेड होगी, क्योंकि ये किनारे पे आके खाना शुरू कर देगा, है ना, ओवर ग्रेजिंग करेगा। ओवर ग्रेजिंग करेगा तो उससे क्या होगा, यहाँ की घास खत्म हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां की जो छोटी मछलियां हैं और सब चीजें हैं उसके लिए, जो छोटे प्राणी हैं जो यहाँ पे रहते हैं वो सारे वाइप आउट हो जाएंगे, है ना, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये जो शार्क है, पिछले 400 मिलियन ईयर्स से यहाँ पे हम इस पे, वो समुद्र जो है इसकी सेहत को ये बना के रखती है। एक तरह से ये समुद्र को पूरे संभाले हुए है शार्क, है ना। जितने भी समुद्र में कमजोर हैं, जो बीमार हैं, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जा रही है, उसको बैलेंस करके रखती है, बैलेंस करके उसको मेंटेन कर रखती है कि कोई भी चीज ज्यादा ना हो जाए। जैसे टर्टल को मैंने उदाहरण दिया, अगर वो नहीं रेगुलेट होगा तो पूरा समुद्र किनारे की घास खत्म कर देगा और पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा काम क्या करता है, ये समुद्र को साफ रखती है। ये क्या करती है, जो मर जाते हैं प्राणी, जैसे वेल, बड़ी बड़ी वेल मर जाती है या दूसरी मछलियां मर जाती हैं और प्राणी मर जाते हैं, उनको खा लेती है। तो ये एक तरह से साफ सफाई रखती है, समुद्र के अंदर जो भी गंदगी है उसको खत्म कर देती है। आपको मैं एक उदाहरण दिखा रहा हूँ, एक वीडियो दिखा रहा हूँ कि एक कैसे ये सफाई कर रही है। एक इसकी नाक कितनी जबरदस्त है कि ये बहुत दूर से भी वो जो शार्क की फैट, जो चर्बी में से जो तेल निकल रहा है, उसको वो सूंघ लिया उसने और कई 100 किलोमीटर से आ गई। और कैसे उन्होंने उस शार्क को खत्म करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है इनका रोल, वो दिखाता हूं मैं आपको। एक वीडियो है, इसको आप देखिए। The blue shark. It travels over 8,000 kilometers a year, riding on the currents, supported by its broad wing-shaped fins. This one may not have eaten for 2 months. अब ये मछली जो है काफी दूर से चलती आ रही है, कई महीने, और ये करीब 2 महीने से इसने कुछ नहीं खाया, 2 महीने से बिना खाए आ रही है ना। अब इसको एक खुशबू इसको मिल गई है पर, है ना। और ये कोई बड़ी वाली शार्क नहीं है, ब्लू शार्क है, ज्यादा बड़ी नहीं होती पर तैरने में बहुत तेज होती है? ये देखिए आगे। But the currents can carry promising traces of fatty oils from many kilometers away and will lead it to its next meal. After days of travel, the smell of food gets stronger. A dead whale, recently struck by a ship. ये एक वेल है जो कि जहाज से टकरा के मर गई है। अब ये जो शार्क है इसकी स्मेल लेते लेते यहाँ तक पहुंच गई। अब आगे देखिए। This could be a real feast, but the blue shark must be cautious. Great white sharks, 10 times heavier than a blue, are highly possessive around a whale carcass.
whites are eager to feed on energy-rich whale blubber, which we now know forms a major part of their diet. Once the great white has had its fill, smaller sharks, like the blue shark, tackle what's left of a carcass. As the oils from this dead whale spread more widely, more and more blue sharks appear. The carcass will be stripped of its blubber. Then, no longer kept buoyant by its oil, it will sink into the depths below. The blue, with its reserves of fat replenished, can now survive for another 2 months without eating. तो हमने देखा कि कैसे ये जो व्हेल शार्क, एक व्हेल मर गई थी। अब ये शार्क में भी पहले हायरार्की है। सबसे पहले जो ग्रेट व्हाइट शार्क है, बुल शार्क हैं, ये खाएंगी। जब उनका पेट भर जाएगा तो फिर ये छोटी शार्क खाएंगी। और सबका सब ध्यान किस बात पे रहेगा? मीट खाने में नहीं रहेगा उसका, उसकी चर्बी खाने में रहता है। व्हेल की चर्बी। और व्हेल तैर क्यों रही है? आप कहेंगे भाई मर गई है तो डूब जानी चाहिए थी। वो डूबी इसलिए नहीं क्योंकि जब तक उसमें चर्बी रहेगी वो ऊपर रहेगी। जब उसकी सारी चर्बी खत्म हो जाएगी तब वो डूब जाएगी, नीचे चली जाएगी और फिर वहां डीप में जाके वहां दूसरी प्राणी जो है उसको पूरा खत्म करेंगे। अब ये जब इसने 2 महीने से कुछ नहीं खाया था, अब इसने जब चर्बी भर के पेट खा लिया है अपना, अब ये अगले 2 महीने तक इसको कोई खाने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से पूरे पर्यावरण को साफ रखने में भी शार्क का बड़ा रोल है? और शार्क का रोल क्या है कि ये समुद्र के किनारे जो टर्टल्स हैं, मैंने आपको पहले बताया, वो उनको ये बिल्कुल जो सी ग्रास को बिल्कुल डैमेज कर देने वाली चीज से बचा के रखते हैं, उसको बैलेंस बना के रखते हैं। सी बेड को जब ये वहां होगी तो टर्टल्स जो है वो भागेंगे, दूर दूर जाएंगे और जगह जाके खाने की कोशिश, उनको मजबूरी करके दूर जाना पड़ेगा, है ना, वहां से जाना पड़ेगा, वाइडर रेंज में चले जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं टर्टल्स का शिकार कर रही है। और पूरा जो शार्क है ये मैराइन जो इकोसिस्टम है, मैराइन मतलब समुद्र का पानी वाला जो सिस्टम है, उसका बैलेंस बना रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्पीसीज को ओवर पॉपुलेट होने से बचा के रखती है। और इसके ऊपर इसका हम कहते थे भैया शार्क बड़ी खराब है, पर इसके बिना समुद्र खत्म हो जाएगा, है ना। एक तरह से इनकम्प्लीट तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पूरा कोलैप्स ही हो जाएगा शार्क के बिना। इसलिए शार्क को बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग समझते नहीं है इस बात को, है ना। और आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिएगा। Tiger sharks and other large sharks are top predators that help maintain the health of marine ecosystems. But worldwide, shark populations are decreasing. Sharks are vulnerable to overfishing, and increased demand for shark products has driven large sharks to the brink of extinction. The removal of sharks disrupts the food chain and can have devastating and unexpected consequences. A simulation model of the northwestern Hawaiian Islands illustrates the potential effects of removing sharks from pristine coral reefs. Within this diverse marine environment, our focus is on the interaction between sharks, seabirds, and two commercially important fish तो species. ये एक रिसर्च करके देखा गया कि शार्क को अगर हम हटा देते हैं तो क्या होता है। तो उन्होंने देखा अगर हम शार्क की पॉपुलेशन उन्होंने वहां पे हटा के देखी, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो सी बर्ड्स हैं, सी बर्ड्स जो कि पानी के बाहर आके पानी के अंदर जाके शिकार करके उड़ जाती हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो पानी में आती हैं तो शार्क उनका शिकार करती हैं। अगर शार्क नहीं होगी तो उन चिड़ियों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। Species, tuna and jacks. In this ecosystem, tiger sharks are a primary predator of seabirds. By removing tiger sharks, seabird populations significantly increase.
The larger seabird populations require more of their primary prey, small tuna and jacks, resulting in the crash of these fish stocks. The अब result अगर चिड़िया ज्यादा हो जाएंगी, शार्क को आपने पकड़ लिया, ये चिड़िया ज्यादा हो जाएंगी, चिड़िया ज्यादा हो जाएंगी तो आपकी जो मछलियां हैं जिसका ये शिकार करने आती हैं, उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे. Parts of the model are supported by real-world observations that underline how important sharks are to maintaining populations of other species. This is one example of how removing sharks from the marine environment may have other negative effects that spread through the food web. तो एक तरह से हमने दिखाया आपको कि कैसे अगर शार्क हट जाने से पूरा सिस्टम कैसे कोलैप्स हो सकता है, तो Tiger इम्पोर्टेंट चीज है. और इसके लिए शार्क का, अब देखिए शार्क को खाने का, शार्क का मीट कोई ज्यादा टेस्टी नहीं है, ना लोग ज्यादा खाना चाहते हैं, फिर भी इसका शिकार क्यों करते हैं? तो उसके फिन्स के लिए, शार्क फिन के लिए, शार्क के फिन्स का सूप, उसमें हालांकि कोई टेस्ट नहीं है, जब उसको क्या करते हैं, उसको बहुत देर तक उबालते हैं. मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि क्या करते हैं, क्या है उसका, क्यों मारते हैं इसको, तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे. ये एक तरह से सिंबल बन गया है, स्टेटस सिंबल, कि मैंने अगर अपने लड़के की, अपनी लड़की की शादी में शार्क फिन सूप पिलाया अपने गेस्ट को, क्या भाई बड़ी जबरदस्त पार्टी की थी, उसने तो शार्क फिन सूप पिलाया, एक स्टेटस सिंबल बन गया है ना. जबकि इसका कोई खास ऐसा फायदा नहीं है, ना इसका कोई अपना कोई टेस्ट है, पर एक स्टेटस सिंबल है. और एक बात हो गई है कि भाई इसको पीने से बड़ी शक्ति मिलती है, कुछ और मेडिसिनल वैल्यूज हैं, और इस वजह से डेलिकेसी करके इसको बस स्टेटस सिंबल, भाई आज तो हम शार्क फिन सूप पी के आए, भाई वाह यार बड़ा, तो है ना एक तरह से वो. तो ये जो है, ये चीज मिंग डायनेस्टी, चाइना की जो मिंग डायनेस्टी, जिन्होंने की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी, है ना, जिन्होंने, जो अभी हमारे सामने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जिसको बनाया था ये 14वीं सेंचुरी में, इन्होंने इस डिश का शुरुआत करी थी, और अब ये इतना फैल गई है, और इसकी वजह से इसमें आपको कुछ सीन ऐसा लगेंगे जो उसको फिन. Sharks are endangered all over the world, and one of the reasons, unfortunately, is soup. I'm Jonathan Bird. Shark fin soup is a Chinese delicacy dating back to the Ming Dynasty. Like serving caviar at a party in the West, serving shark fin soup at an event in China symbolizes wealth and power. Historically, shark fins were expensive and hard to get, and the soup is elaborately prepared. As a result, it was expensive, hence the bragging rights for serving it. What many people do not realize is that the fins actually don't add any flavor to the soup. They're boiled for hours to separate the thin strands of cartilage that make up the inside of the fin. These tasteless strands are added like noodles to chicken stock. It's basically chicken noodle soup. As fishing तो इसे बता रहे हैं कि उसको इतना उबालते हैं कि उसके ऊपर से सारा मीट हट जाता है, सिर्फ जो उसके रेशे हैं वो रह जाते हैं, और उसका अपना कोई टेस्ट नहीं है. चिकन का सूप बनाते हैं, उसके अंदर नूडल्स डाल देते हैं, ये शार्क फिन डाल देते हैं, जो कि नूडल्स की तरह हो जाता है, और लोग सोचते हैं भैया हमने बड़ी जबरदस्त चीज खा ली. techniques have advanced, the cost of shark fins has come down so that more and more people can afford to serve and consume this high-class food. तो बड़े अफसोस की बात यह है कि Unfortunately, it's destroying shark populations all over the world in an ever-increasing push for fins. It's also cruel and wasteful. In many instances, the fins are cut off the sharks and they're thrown back to die. The meat is often not utilized at all. I think you can probably guess that I'm very much against shark. इसके फिन्स काटे, बाकी पूरी की पूरी शार्क पानी के अंदर फेंक दी, और वो अब तैर नहीं पाएगी, कट गई है बेचारी के सब, तो वो मर जाती है. तो एक बड़ा ही बेकार का एक स्टेटस सिंबल की वजह से एक प्राणी जिसके ऊपर पूरा इकोसिस्टम समुद्र का रुका हुआ है, उसको हम ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, है ना. तो ये एक बड़ी खराब चीज है जिसको कि मना करना चाहिए, और ये जो इसको हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको यूज नहीं करना चाहिए. तो अब आप कहेंगे कि भाई ये शार्क किस तरह से इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली बात, अफसोस की बात ये है कि जिस स्पीड से हम शार्क्स को मार रहे हैं या उसको मारते हैं, उस स्पीड से ये बढ़ती नहीं है, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है वो काफी स्लो है ना. ऐसा नहीं है कि एक बार में ही 10-15 बच्चे दे दिए, नहीं. तो ये इस वजह से क्या होता है, ये जितने मार दिए उतने बन नहीं पा रही, उसकी वजह से समुद्र का एक बैलेंस बिगड़ रहा है. दूसरी बात क्या हो रहा है
कि वहां का सिस्टम तो बिगड़ ही गया। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है समुद्र के अंदर, कि समुद्र के अंदर जो मर्क्यूरी जो एक मेटल है वैसे एक तरीके का, वो है तो लिक्विड फॉर्म में, पर हम देखते हैं ना पारा, जिसको हिंदी में पारा बोलते हैं, थर्मामीटर के अंदर होता है वो चांदी जैसे कलर का, उसको मर्क्यूरी बोलते हैं। बहुत पॉइजनस है वो, अगर वो हमारी बॉडी में चला जाए तो हम मर जाएंगे। समुद्र के अंदर से जितना भी मर्क्यूरी पानी के अंदर है, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ये शार्क मछली। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये अपने, इसलिए इसके मीट के अंदर टॉक्सिक मर्क्यूरी मिलता है, इसलिए इसको ज्यादा कोई खाता भी नहीं है, इसका मीट नहीं पसंद करते लोग। और ये क्या करता है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, ओवर ग्रेजिंग उससे बचाता है ना। और अगर आपने एक शार्क को मार दिया, जितने की उससे कमाई करोगे उससे ज्यादा का कमाई का साधन ये जिंदा रह के आपके लिए हो सकती है। वो कैसे? एक तो ये पर्यावरण को शुद्ध रखेगी, दूसरा ये दूसरी मछलियों की गिनती बढ़ाने में मदद करती है। आप कहेंगे साहब ये तो खाती है, बढ़ाती कहां से? ये रिसर्च करके आपको मैंने अभी दिखाया एक वीडियो में, जब उस शार्क की गिनती कम होती है, समुद्र की चिड़ियाओं की गिनती बढ़ जाएगी, दूसरी चीजों की गिनती बढ़ जाएगी, और वो सब क्या है, जो मछलियां जिसके ऊपर जो समुद्र के अंदर जो बैलेंस के हिसाब से चल रही थी, उनकी गिनती कम होने लगती है। अगर आप समुद्र से शार्क हटा देंगे, आप देखेंगे आपके समुद्र के अंदर मछलियां कम हो जाएंगी जो आप खाते हैं, जो आप बड़े शिकार कर करके लाते हैं, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात और है, समुद्र को स्वस्थ और हेल्दी रखती है। कैसे? मैंने आपको बताया, मर्क्यूरी हटा देगी, वहां से फालतू जो बीमार प्राणी हैं उनको खा लेगी, जो मर गए हैं उनको समुद्र में सड़ेंगे उनको खत्म कर देती है। तो समुद्र को एक स्वस्थ और साफ रखती है? हम जल्दी से आगे चलेंगे। और एक क्या काम करती है, जैसे अभी हमने कोरल जस्ट खत्म किया है हमने ना, पिछले अभी हमारा लास्ट सेशन कोरल रीफ का था। मतलब लास्ट सेशन तो बीरबल साहनी जी पे था, उससे पहले वाला, है ना। तो हमने उसमें देखा था कि वो कोरल रीफ कितने इंपॉर्टेंट है, और कोरल रीफ की हेल्थ और कोरल में ये कोरल की समुद्र के आसपास की ग्रास की हेल्थ, ये दोनों की दोनों पूरी तरह से डिपेंड होती हैं शार्क्स के ऊपर, है ना। अगर हमने शार्क हटा दी तो कोरल रीफ की जो हेल्थ है वो खत्म हो जाएगी, बहुत पुअर हो जाएगी, क्योंकि वहां पे जो बहुत सारे जो प्राणी हैं जिनको ये बैलेंस बना के रखती है, जो खा लेती है जिन प्राणियों को, उनकी गिनती बढ़ जाएगी। और जब उनकी गिनती बढ़ेगी तो जो छोटे चीजों पे वो डिपेंडेंट है, जिनको वो खाती हैं, उनकी गिनती खत्म हो जाएगी। तो एकदम बैलेंस टूट जाएगा, है। तो कोरल की हैबिटेट को सही रखना, वहां की ग्रास को सही रखना, ये कंटिन्यूअसली इनका काम रहता है, रेगुलेट करने का, शार्क का काम। अब हम अगले प्राणी पे चलते हैं, हमारे पास 5 मिनट और हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, फिर नहीं तो हम इसको अगली बार आगे कंटिन्यू करेंगे। कई स्पीसीज के बारे में है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत जरूरी है इस चीज को देखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। सी ऑटर, जैसे मैंने आपको बताया था, कैल्प जो समुद्र के अंदर जंगल होता है उसको कैल्प फॉरेस्ट बोलते हैं, है ना। ये इस प्राणी के ऊपर टोटल डिपेंडेंट है, सी ऑटर के ऊपर। अगर ये सी ऑटर नहीं होगा तो आप देखेंगे कि ये पूरा जंगल खत्म हो जाएगा आपका वहां का। और ये करके देखा गया है, ये आजमाई हुई बात है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको सुना रहा हूं ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा हो चुका था। अब ये दोबारा से इसको समझ के लोगों को अक्ल आई है, अब इसको फिर से बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की स्टोन स्पीसीज है कैल्प फॉरेस्ट के अंदर, बैलेंस बना के रखने के लिए, क्योंकि और ये बैलेंस बना के रखी हुई है, हजारों सालों से इसको बना के रखा है, शार्क से, सी स्टार से, इस पूरे इलाके को स्वस्थ रखती है, बचा के रखता है। ये देखिए, ये सी ऑटर अगर जंगल में होता है, पानी के अंदर होता है, समुद्र में, तो वहां का पर्यावरण ऐसा दिखाई देगा आपको। ये कैल्प फॉरेस्ट ये है, देखिए ये है कैल्प फॉरेस्ट, है ना। ये क्या है, जड़ इसकी यहाँ जमीन पे जुड़ी हुई है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे, और ये सीधा पानी में ऐसे लाइट की तरफ आता है। और आप कहेंगे साहब ये गिर क्यों नहीं रहा, इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? ये स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना, पर इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे बॉल्स हैं, इसके फल जैसी हैं, उसमें एयर होती है, एक खाली बॉल जैसी होती है, जिसकी वजह से ये एक उसकी तरह फ्लोट का काम करता है और इसको सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। कि हवा जो है, अगर आप पानी के अंदर गुब्बारे को डालेंगे तो पानी वो बाहर को भागेगा।
वही चीज इस स्कैल्प के अंदर होती है और ये सीधा खड़ा रहता है। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे सी ऑटर नहीं था, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, स्पाइनी, ये जो है ये सिर्फ ये अर्चिन्स दिखाई दे रहे हैं, सी अर्चिन, इसको सी अर्चिन बोलते हैं। कटीला एक प्राणी है और ये दिखने में तो छोटा सा है, कटीला सा, आपको लगेगा चल भी नहीं रहा, पर ये इस पूरे केल्प फॉरेस्ट को बर्बाद कर देता है ना, बड़ी तेजी से बर्बाद करता है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि इसकी अगर इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल ना की गई तो ये पूरा केल्प फॉरेस्ट खत्म कर देगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए कुदरत ने बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा था, सी ऑटर, है ना, सी ऑटर। अब ये कैसे होता है ये देखिए। Along the coast of California, ocean currents carry a constant supply of nutrients up from the depths to the surface layers. These upwellings fertilize forests of giant kelp that thrive in the summer sunshine. The algal towers are as high as a 3-story house. तीन मंजिली बिल्डिंग के जितनी हाइट है, छोटा मोटा नहीं है ये। और ये नीचे जड़ इसकी बहुत मजबूती से जमीन में जुड़ी होती है पानी के अंदर। मैं आपको बता रहा था ना बॉल जैसी, ये देखिए ये बॉल जैसी आपको दिख रही है, ये बॉल्स हैं, इसकी वजह से ये सीधा पानी में खड़ा रहता है। Life in the kelp is as full of drama as in any other forest, but the cast is less familiar. ये जो ब्लू आपको दिख रहे हैं ये है सी अर्चिन। ये सी अर्चिन केल्प का दुश्मन है और ये सी अर्चिन सी ऑटर का खाना है ना। अब आप आगे देखिए। An army of sea urchins is mounting an attack. The urchin plague strikes at the kelp's holdfasts, their crucial attachments to the rock. कि उसकी जड़ पे अटैक करते हैं, जहां वो जमीन पे जुड़ा हुआ है वहीं से काट देते हैं उसको। Holdfasts are extremely tough, but each urchin has 5 teeth which are self-sharpening and are replaced every few months. ये पूरा पेड़ काट दिया इन्होंने। Urchins fell vast areas of kelp forest, creating clearings known as urchin barrens. Yet, barrens is a poor description. Millions of invertebrates invade the seabed. अब सी अर्चिन खत्म होने से, ये पेड़ खत्म होने से सारे प्राणी। The most fearsome predator here is a giant. The sunflower starfish is a meter across. बता रहे थे ना आपको, स्टारफिश बड़ी वाली होती है, वो ये है, जो 1 मीटर से भी बड़ी होती है। It uses its feet to taste for prey. When its actions are speeded up, it becomes clear that the predator's fondness for the brittle stars is almost matched by the brittle star's ability to get out of the way. Sand dollars, flat sea urchins, cluster together as a defense. But it doesn't seem to work against the sunflower starfish. The predator extrudes its stomach and wraps it around its victims, liquefying their soft parts. Nothing is left of them except their... तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे सी ऑटर के खत्म होने से पूरा केल्प का जंगल खत्म हो गया। केल्प का जंगल खत्म होने से जो दूसरे प्राणी थे वो बेलगाम हो गए, कोई बेतरतीब गिनती बढ़ गई, है ना। और जो
जंगल के अंदर जो मछलियां रहती थी, जो वहां पे छुपती थी, बहुत तरीके की प्राणी वहां रहते थे। हमारा हो गया टाइम, अगली बार जब हम दिखाएंगे आपको, मैं आपको दिखाऊंगा कितना खूबसूरत होता है वो जंगल, है ना। उस जंगल में ये प्राणी, एक ऑटर की वजह से सब कुछ बैलेंस में रहता है, इसलिए उसको कीस्टोन स्पीसीज बोला। तो बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को समझें, है ना। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, इसकी क्या अहमियत है। अगली बार हम इससे आगे देखेंगे, और भी बहुत सारे कुछ प्राणियों के, सारे को तो नहीं देख सकते हम, पर कुछ 5-6 प्राणियों को देखेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे कि हमारे को समझ में आ जाए और भी अच्छे से कि कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है। तो आज हम यहाँ तक रुकेंगे, इसके बाद अगले हफ्ते हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि ये नया टॉपिक था, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। सबको बाय बाय, अगली बार तक मिलेंगे।